Yeah, hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in my YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो कूलम्स लॉ पर आधारित है। इसमें हम जानेंगे कूलम्स लॉ के बारे में कि कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है और कैसे इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, क्या सब इम्पोर्टेंस है इसका और इसका क्या लिमिटेशंस है। इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही परमिटिविटी क्या होता है इसको को भी जानेंगे। तो कूलम्स लॉ को अगर संक्षेप में आप समझना चाह रहे हैं तो क्या होता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स वो दोनों पॉइंट चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेज होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज के प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस होगा, यानी कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। इसको हम लिखेंगे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दो चार्ज ले रहे हैं। एक चार्ज है हमारा Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच है दूरी R। तो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट क्या होगा, Q1 Q2। इफ टू पॉइंट चार्जेस Q and Q2 आर सेपरेटेड by distance r, then the force F of attraction or repulsion between them is such that F is proportional to Q1 Q2, F is proportional to 1 upon r square। तो एक इक्वेशन हो गया हमारा F is proportional to Q1 Q2 और दूसरा हो गया F is proportional to 1 upon r square, और दोनों को मिला देंगे तो हम लिखेंगे F is proportional to Q1 Q2 upon r square। अब ये प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं, ध्यान रखिए, ये प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं। बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट के से गुना करते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर के है, के क्या है, के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इस जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं। तो एक नाम हो गया इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और दूसरा नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इसके बाद समझते हैं कि के का वैल्यू कितना होता है। आप देखिएगा कि ये कूलम्स लॉ में लिखा हुआ रहेगा F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर के का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो के जो आपका है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसका वैल्यू होता है, वो बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और वो बराबर होता है 9 × 10⁹ Nm स्क्वायर C-2। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ये किस पर निर्भर करेगा, तो मीडियम के नेचर पर निर्भर करेगा। बिटवीन द टू चार्जेस, अब दो हम चार्ज ले रहे हैं ना, एक Q1 Q2, तो इसके बीच कौन सा मीडियम है, इस पर के का वैल्यू डिपेंड करेगा। एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन टू मेजर एफ, और कौन सा सिस्टम हम चूज कर रहे हैं ये मेजर करने के लिए एफ को, उस पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि के का जो के बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो के क्या है यहाँ पर, के हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देख लीजिए, तो हमारा इक्वेशन बनेगा F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर हम जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब इसको हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे F21 बराबर फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12, और उस पर हमें एक एरो दे देंगे। तो इस तरह से वेयर R12 बराबर R12 अपॉन R इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन
from Q1 to Q2. Similarly, F12 बराबर फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 और F12 बराबर हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो यहाँ पर R21 बराबर हो गया R21 बटा R इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q टू Q1। अब समझते हैं कि इम्पोर्टेंस इसका क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म? द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ गिव्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये क्या सब इंफॉर्मेशन देता है? अब इसमें आप देखिएगा कि R21 बराबर माइनस R12, जो यूनिट वेक्टर जो हम R21 लिखे हैं वो बराबर होगा माइनस R12 के। इसका मतलब हो गया, तो इसीलिए F21 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस F12। इसका क्या मतलब हो गया? दिस मीन्स दैट द टू चार्जेज एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। दो चार्ज एक दूसरे पर बराबर परिमाण में और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। सो कूलम्बियन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरह से जो कूलम्बियन फोर्स है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ को पालन करता है। एज द कूलम्बियन फोर्स एक्ट along R12 और R21, that is along the line joining the centers of two charges, so they are central forces। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कूलम्बियन फोर्स जो होता है एक्ट कहाँ करता है? R12 और R21। ये क्या है? along द, दोनों जो चार्ज के सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे जिस लाइन के द्वारा, तो उस वहाँ पर एक्ट करता है, तो इसलिए इसको हम क्या को बोलते हैं? तो सेंट्रल फोर्स कहते हैं। अब इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ की हम बात करें तो कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। सभी सिचुएशन में कूलम्स लॉ लागू नहीं होता है। इट इज़ वैलिड ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसका क्या सब कंडीशन है, इस पर चर्चा करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक कोई भी चार्ज पर नहीं लागू होगा, जो तो वो हम चार्ज लेते हैं ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ चार्ज मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज। एक्सटेंशन ऑफ जो उसके जो चार्ज होता है वो उसको स्मॉलर सेपरेशन से, चार्ज के बीच जो सेपरेशन होता है उससे छोटा होना चाहिए। सेपरेशन बिटवीन चार्जेज मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर से जो मतलब इसको बड़ा होना चाहिए। क्योंकि बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? बड़ा नहीं होगा तो जो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेट कर जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। तो इस तरह से सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 m, because for distance shorter than 10⁻⁻15 meter the strong nuclear force dominates over the electrostatic force। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब समझते हैं, यहाँ हमने देखा कूलम्स लॉ को, इसके लिमिटेशंस को, इसके इम्पोर्टेंस को। अब हम इसमें से जो कुछ टर्म है उस पर चर्चा करते हैं। एक टर्म है परमिटिविटी। आप जो एप्सिलॉन देख रहे हैं लिखा हुआ, तो उसको हम परमिटी को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज परमिटिविटी। Permittivity is a property of the medium which determines the electric force between two charges situated in that medium। तो परमिटिविटी किसी मीडियम का गुण है जो सुनिश्चित करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में, जो कि सिचुएटेड इन दैट मीडियम, जो इस मीडियम में वो रखा हुआ है, या दोनों चार्ज के बीच कौन सा मीडियम है उस पर। तो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है परमिटिविटी। अब देख रहे हैं एक नया टर्म आप देखेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? एक प्रोपोर्शन है। जो वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है सो, आज इस मीडियम में आपको वस्तु को रखे हैं सो, तो दोनों का अनुपात है। तो इसको हम लिखते हैं K बराबर एप्सिलॉन नॉट
बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो बराबर होता है एफ वैक्यूम बट्टा एफ मीडियम। तो हम इस तरह से कह सकते हैं द रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट ऑफ द परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से लिखेंगे। इसका हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम भी हम इसको कहते हैं। तो इस तरह से जो के बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर एफ वैक्यूम बटा एफ मीडियम। तो हमने देखा कि परमिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है जो डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिक फोर्स का बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशियो है। इसको हम एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद hence the dielectric constant or relative permittivity of a medium may be defined as the ratio of the force between two charges placed some distance apart in free space to the force between the same two charges when they are placed the same distance apart in the given medium। तो इस तरह से हम रिलेटिव परमिटिविटी को भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। ये क्या होता है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इस तरह से हम लिखते हैं फॉर्मूला एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 एप्सिलॉन नोट, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। और उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो F21 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 आर अपॉन आर स्क्वायर R12। इसके बाद इसका इम्पोर्टेंस हमने देखा, क्या इम्पोर्टेंस है। तो वेक्टर फॉर्म में जो कूलम्ब्स लॉ जो है वो हमको देता है, उसको हम लिखते हैं तो उसमें पाते हैं R21 बराबर माइनस R12, इसीलिए होता है F21 बराबर माइनस F12। तो ये इसका मतलब होता है कि कूलम्ब्स फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद कोलम्बियन फोर्स एक्ट अलोंग R12, तो इस हिसाब से ये सेंट्रल फोर्स है। और लिमिटेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज मोस्ट बी रेस्ट में ही होना चाहिए, और उसके बाद ये पॉइंट चार्ज ही होना चाहिए। सेपरेशन दोनों 10⁻⁻15 से छोटा होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक चार्ज मोस्ट बी पॉइंट चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज होना चाहिए। सेपरेशन दोनों के चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है, तो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज मोस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर के साइज से इसको बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर जो फोर्स है वो डोमिनेट कर जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इस तरह से हमने इसको समझा और उम्मीद है कि आपने